जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने आया हूं 5 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स। तो साथियों, आज के करंट अफेयर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और बहुत ज्यादा जो चर्चा में बनी हुई है। और हम बात करेंगे वेनेजुएला की, जहां पे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बहुत सारी चर्चाओं पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आज खबरों में है। और दोस्तों, भारत का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी पुलिस, एसएससी कांस्टेबल हो या फिर जीडी कांस्टेबल हो या फिर आरआरबी एनटीपीसी या फिर बिहार पीएससी या राजस्थान पीएससी, एमपी पीएससी, यूपी पीएससी, हिमाचल, उत्तराखंड, जो भी आप एग्जाम जानते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को बिना किसी देरी के और पहला प्रश्न देखते हैं। अमेरिका ने किस देश के राष्ट्रपति को हाल ही में अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया है? द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज बीन अरेस्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। तो देखिए, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं उनको यहां पे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आप यहां पे देख सकते हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जिनको अरेस्ट किया गया है। डेट आपसे पूछी जा सकती है। तो 3 जनवरी को इनको यहां पे अरेस्ट किया गया। अमेरिका ने वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो, इनको यहां पर गिरफ्तार किया। ना इनको केवल गिरफ्तार किया, इनकी वाइफ, इनका नाम है सिसिलिया फ्लोरेस, उनको भी यहां पे गिरफ्तार कर लिया गया है। और कई यहां पे दुनिया भर के जितने भी देश हैं, इसका प्रोटेस्ट भी हो रहा है, विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है कि कैसे किसी देश के राष्ट्रपति को ऐसे उठा लिया जाता है गुंडों की तरह। और बहुत ज्यादा गहमा गहमी भी बनी हुई है कि डेमोक्रेसी खतरे में है और इससे गलत मैसेज बाकी देशों में भी जाएगा। फिर रशिया क्यों अटैक कर, रशिया को क्यों अमेरिका रोकना चाहता है? फिर चाइना को ताइवान पर अटैक करने से क्यों रोकता है? नॉर्थ कोरिया को जापान, साउथ कोरिया में अटैक करने से क्यों रोकता है? तो ये सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बिल्कुल से खराब है 2026 के लिए, क्योंकि ऐसे दूसरे देशों को भी यहां पे शय मिलेगा। खुद भारत भी कहेगा कि आप अटैक कर रहे हो तो हम भी अटैक करेंगे। तो लोगों की थॉट प्रोसेस बदल जाती है जब एक पावरफुल नेशन ऐसा काम करता है। तो दोनों को न्यूयॉर्क यहां पे लाया गया और अमेरिकी हिरासत में रखा गया है। हालांकि इनके ऊपर आरोप बहुत सारे हैं, इनकी कुछ गलतियां भी, उसके भी बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इनके ऊपर नार्को टेररिज्म यानी टेररिज्म को फैलाने का, दूसरा हथियारों के मामले में यानी वेपन्स को इलीगल सप्लाई करने के मामले में आरोप लगाए गए हैं। तो मदुरो ने यहां पे ट्रंप को चुनौती भी दी थी। अब जानते हैं कि ये जो जब से आए हैं तब से ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं। तो यहां पे चुनौती दे करके भी गलती कर दी। उन्होंने कहा आकर तुम्हारे अंदर दम है तो आके मुझे पकड़ लो। तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप बोले कि भाई दम तो है, दुनिया का पावरफुल नेशन हूं तो मैं पकड़ लूंगा। तो आके पकड़ लिया। तो आप यहां पे तस्वीरों में जो आप देख पा रहे हैं, ये वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट है डेल्सी रोड्रिगेज। सवाल ये उठता है कि अब देश का राष्ट्रपति नहीं रहा जिसको उठा लिया गया है, तो अब देश का राष्ट्रपति कौन होगा? तो जो वाइस प्रेसिडेंट था उसको यहां पे एक्टिंग कार्यवाहक राष्ट्रपति यहां पे अपॉइंट कर दिया अमेरिका ने। तो वेनेजुएला की जो सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी के बाद वाइस प्रेसिडेंट को अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया जाता है। वैसे भी हमारे यहां भी यही प्रोसेस होती है। निकोलस मदुरो 2013 से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने हुए थे। मदुरो के शासन में वेनेजुएला में बहुत सारी दिक्कतें भी आई हैं, बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया है। जो तेल के दाम है वो गिर रहे हैं, करप्शन के चार्जेस बढ़ रहे हैं, करप्शन इनके ऊपर बहुत सारा था और बहुत सारी इन्होंने गलत नीतियां भी अपनाई, जिसकी वजह से महंगाई यानी जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। जो कीमतें थी आसमान को छूने लगी। और यहां पर जो वैसे मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे एक बात और समझ में आई कि वेनेजुएला के पास पेट्रोल का बहुत बड़ा रिजर्व है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो नजर है ईरान पे है और वेनेजुएला पे है कि भाई इनको दबा दो और पेट्रोलियम रिजर्व ले लो, अपना बचा लो, दूसरे देशों को यहीं से सप्लाई करके बेचो, बाकी देशों के ऊपर प्रेशर डालो। दुनिया में जो भी आर्थिक संकट आ रहे हैं, जो भी यहां पे इंस्टेबिलिटी आ रही, कहीं ना कहीं इसके पीछे अमेरिका बहुत बड़ा कारण भी है जब मैं इस चीजों को पढ़ता हूं। निकोलस मदुरो के आइए जानते हैं सफर के बारे में। तो ये बस ड्राइवर थे, वहां से इन्होंने शुरुआत करी। इनका जन्म हुआ वेनेजुएला में काराकस जगह पर और बस ड्राइवर का काम किया, मजदूर यूनियन के नेता बने।
1999 में राजनीति में एक्टिव हुए, 2012 में वाइस प्रेसिडेंट बने, 2013 में प्रेसिडेंट बने, 2013 में जुलाई में एक वकील यहां पे इनकी जो वाइफ है फ्लोरेस, इससे इन्होंने शादी कर ली। 2019 में सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बने। 2025 में जनवरी में थर्ड टाइम इन्होंने प्रेसिडेंट की शपथ ली। बस इसी के बाद इनका गेम हो गया। तो अमेरिका का मदुरो पे 420 करोड़ रुपए का इनाम भी था 2020 से ही। अमेरिका ने ड्रग तस्करी का इनके ऊपर आरोप लगाया कि ड्रग सप्लाई कराते हैं। 26 मार्च 2020 को 130 करोड़ रुपए का यहाँ पे इनाम घोषित हुआ। 10 जनवरी 2025 को इनाम बढ़ाकर 200 करोड़ हो गया। 7 अगस्त को इनाम दोगुना करके ये 420 करोड़ रुपए हो गया। और 3 जनवरी 2026 को मदुरो को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो ये यहाँ पे टाइमलाइन रही है। वेनेजुएला के बारे में चर्चा करेंगे। वेनेजुएला कहां पर है, तो आप ये वेनेजुएला की लोकेशन देख रहे हैं, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, वहां पे आपको वेनेजुएला देखने को मिलेगा। भारत के वेस्ट में है वेनेजुएला। तो वेनेजुएला साउथ अमेरिका के एक इंपॉर्टेंट देश है। कराकस यहाँ की कैपिटल है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है, ठीक है। और बात करें प्राकृतिक संसाधनों की, तो मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे आपको तेल मिलेगा, नेचुरल गैस मिलेगा, यहाँ पे गोल्ड मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा। और जो इनकी इकोनॉमी है सबसे ज्यादा तेल पे डिपेंडेंट, सबसे ज्यादा दुनिया में जो तेल का रिजर्व है वो वेनेजुएला के पास है। आइए बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण घटना की तरफ, जो कि राष्ट्रीय घटना है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीएसीए के अनुसार 2025 में सबसे ज्यादा बाघों की जो डेथ है वो किस स्टेट में हुई है, तो सबसे ज्यादा बाघों की संख्या जहां पे है वहीं पे सबसे ज्यादा डेथ भी हुई है मध्य प्रदेश, इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही फिलहाल में गुजरात ने वापस से टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। यहां पे टाइगर की संख्या बढ़ती जा रही है। तो यहां पे एनटीसीए ने बताया है कि 166 बाघों की मौत हुई है 2025 में, जो बड़ी संख्या है। तो 2024 के कंपैरिजन करें तो 40 से ज्यादा यहां पे टाइगर की डेथ हुई है। और यहां पे एमपी में 55 मृत्यु हुई है। इसके बाद महाराष्ट्र, केरल, असम का नंबर आता है टाइगर्स की यहां पे डेथ होने पर। हम बात करें एनटीसीए की, तो एक प्रकार की स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2005 में बनाई गई। और हमारे भारत में जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, जिसके मंत्री भूपेश यादव जी हैं, ठीक है, जो यहाँ पे संभाल रहे हैं, तो ये यहाँ पे मंत्रालय के अधीन आता है एनटीसीए। तो इनका मेन काम होता है टाइगर की सिक्योरिटी, मॉनिटरिंग और यहाँ पे कंजर्वेशन के लिए एक यहाँ पे संस्था बनाई गई है। देखिए, हमने 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था। 1972 में हमने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट लाया था। उसके बाद हमने जानवरों में सबसे पहले फोकस टाइगर पे किया कि भारत में लगातार टाइगर्स की संख्या घट रही थी, हमें उसे रोकना था और उनको नेचुरल हैबिटेट में संरक्षित करना था, ठीक है, पिंजरे में नहीं। किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को कानूनी मान्यता प्रदान करी है? लीगल रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एक्सचेंज को मिला है। तो कौन से देश है ये? तो तुर्कमेनिस्तान ने यहाँ पे लीगलाइज कर दिया है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को। तो तुर्कमेनिस्तान के जो प्रेसिडेंट है सरदार बर्दी मुहामेदोव, इनके द्वारा अभी हाल ही में यहाँ पे सिग्नेचर किया गया कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को लीगल मान्यता मिल गई है और ये कानून 1 जनवरी 2026 से इफेक्टिव हो जाएगा। तो क्रिप्टो करेंसी को देश में भुगतान के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन जो यहां पर मतलब यहां पर जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग है, एक्सचेंज है, वहां पर इसका इस्तेमाल होगा। तो गैस निर्भर अर्थव्यवस्था को यहां पर डाइवर्सिफाई करना है, डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाना है, लेकिन रेगुलर लेन देन में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बड़े बड़े जो पेमेंट्स होंगे वो यहां पे चलेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो एक प्रकार का डिजिटल एक करेंसी है जो केवल आपका इंटरनेट में मौजूद होता है, ये फिजिकल रूप में मौजूद नहीं होता है और कोई भी सरकार या बैंक के नियंत्रण में ये नहीं होता है, ठीक है, बट एज ए एक्सचेंज की वैल्यू होती है और आप इसका यूज करते हैं। हम बात करें तुर्कमेनिस्तान की, तो भारत के इस तरफ आपको तुर्कमेनिस्तान देखने को मिलेगा, पाकिस्तान है उधर, आपको ईरान के बगल में तुर्कमेनिस्तान देखने को मिलेगा। तो तुर्कमेनिस्तान मिड ऑफ एशिया आता है। अशगाबाद यहाँ की कैपिटल है, यहाँ की करेंसी मनत है। क्या है? मनत यहाँ की करेंसी है। तो तुर्कमेनिस्तान की हम बात करें तो एक लैंड लॉक कंट्री है। तुर्कमेनिस्तान की लोकेशन को देखें तो आपको यहाँ पे अफगानिस्तान में देख रहे हो, ये पाकिस्तान, इधर ईरान है,
इधर आपको कैस्पियन सागर, इधर उज्बेकिस्तान, इधर आपको यहाँ पे तजाकिस्तान और कजाकिस्तान, रशिया, इस प्रकार से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान से इसकी बाउंड्री लगती है। और इसकी सीमा कैस्पियन सागर जो कि झील है उसको भी छूती है, जो मैंने आपको बताया है। मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है, मैंडेटरी देना है, हर बच्चे को देना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? मनुष्य के शरीर का जो समान रक्तदाब होता है वो कितना होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल बच्चों के लिए अखबार पढ़ना मैंडेटरी कर दिया है? कौन सी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया कि आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा? अब बहुत अच्छा है, आप सभी को पढ़ना चाहिए। मैं तो कहता हूं न्यूज़पेपर मत पढ़ो, आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ाओ अपने बच्चों को। तो न्यूज़पेपर में मसाला न्यूज़ भी होती है, निगेटिव न्यूज़ भी होती है, लेकिन जो आप करंट अफेयर्स मेरी क्लास देख रहे हो, आप अपने सभी छोटे भाई बहनों को रिकमेंड कर सकते हो, आप अपने बड़े बुजुर्गों को रिकमेंड कर सकते हो। एकदम ऐसी नॉलेज होती है जिससे आपका सोचने समझने का तरीका बदलेगा, ठीक है, और आपको देश दुनिया में जो भी हो रहा है सारी घटना के बारे में आप रिलेट कर पाओगे। तो केवल आपके नंबर लाने के लिए करंट अफेयर्स आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपकी पूरी पर्सनालिटी इवॉल्व होके आती है, आप अपने आप को जोड़ पाते हैं इस दुनिया से। तो राजस्थान इसका सही आंसर हो जाता है, जहां पे अखबार पढ़ना मैंडेटरी कर दिया है। और सरकार ने कहा है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल होंगे हर एक बच्चे को डेली कम से कम मिनिमम से मिनिमम 10 मिनट तो पेपर पढ़ना ही होगा, चर्चा भी करनी पड़ेगी। इसके अलावा हर दिन जो पेपर में 5 शब्द को समझेंगे बच्चे और दूसरों को भी वहां पे समझाएंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आईपीएल की किस टीम ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया है? तो कौन सी टीम है जिसने यहां पे मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने यहां पे बाहर कर दिया है। हालांकि इस फैसले के बाद यहां पर बांग्लादेश की भी प्रतिक्रिया आती है कि हम भारत में कोई भी मैच नहीं खेलेंगे, भारत के बाहर ही मैच खेलेंगे। अभी T20 वर्ल्ड कप होने वाला है भारत में। तो यहां पे आपको बता दूं कि आईपीएल टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को बाहर किया है, क्योंकि इसके पीछे घटनाएं यहां पे देखने को मिल रही। बांग्लादेश में बहुत सारे जो हिंदू हैं, जो कि माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको जिंदा जलाया जा रहा है और इसका विरोध भारत में भी हो रहा है और बांग्लादेश में भी जो माइनॉरिटीज है वो भी विरोध कर रहे हैं। तो इसके बाद ये एक्शन लिया गया भारत के द्वारा। बीसीसीआई ने यहाँ पे आईपीएल को बोला था और बीसीसीआई ने यहाँ पे निर्देश पर ही फैसला डिसीजन लिया गया है। बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी हिंदू हैं उन पर हिंसा हो रही है, इसके बाद यहाँ पे टीम से हटाने की मांग उठ रही थी। केकेआर ने 9.2 करोड़ रुपए में इनको खरीदा था, लेकिन अब यहाँ पे रिलीज कर दिया है। अब दोस्तों बात यहाँ पे आईपीएल की आई है, तो मैं आपको आईपीएल के बारे में सब कुछ समझा देता हूं। तो आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। 13 सितंबर 2007 को इसकी स्थापना हुई है। अप्रैल जून 2008 में पहला सीजन हुआ था। ललित मोदी इसके संस्थापक है। राजस्थान रॉयल्स ने पहला खिताब जीता था 2008 में। इसका आयोजक बीसीसीआई होता है और टाटा ग्रुप यहाँ पे इसका स्पॉन्सर है। टाटा आपने देखा होगा, टाटा आईपीएल। हम बात करेंगे 2025 में आईपीएल की समरी के बारे में। तो 18वां संस्करण हुआ था। आरसीबी पहली बार इतिहास में जीता, पंजाब किंग्स को हराया था। सबसे शानदार प्रदर्शन साई सुदर्शन ने किया था, 759 रन बनाए थे। प्रसिद्ध कृष्णा ने 25 विकेट लिए थे गुजरात टाइटंस से, इनको पर्पल कैप मिला। और सबसे ज्यादा मुंबई इंडियंस ने 5 बार टाइटल जीता है। चेन्नई ने 5 बार, कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 बार, राजस्थान रॉयल्स ने 1 बार, सनराइजर्स हैदराबाद ने 1 बार और आरसीबी ने 1 ही बार जीता, जो पहली बार 2025 में जीता था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, जो बेहतरीन कंटेंट आप यहां पे देख पा रहे हैं, तो आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा और आज की पीडीएफ आपको यहां पे मिल जाएगी जैसे ही आपकी क्लास समाप्त होती है। आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, डेली करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट देंगे जहां पे आपकी रैंक पता चलती है। मैं आपको लास्ट में रैंक भी बताऊंगा। आप 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट को जरूर करिए। इसमें सारे आए हुए प्रश्नों का कलेक्शन है, हर एक विषय का टॉपिक वाइज। 12 महीने का मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट है। ई बुक्स में आपको यहां पे दिसंबर महीने की मंथली बुक्स, अगर आपको पूरे साल की वार्षिक ई बुक चाहिए तो बहुत ही बेहतरीन ऑफर पर
आपके लिए अवेलेबल है, आपके पास है। तो प्रीमियम कोर्सेस में कॉम्बो पैक्स भी हैं, अगर आपको सारी चीजें चाहिए तो उसमें आपको कुछ मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलता है। कॉम्बो 200 कूपन कोड का यूज करिएगा, जहां पे 12 महीने का आप करंट अफेयर्स का टेस्ट और 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो ईयर एंड ऑफर भी चल रहा है, जहां पे न्यू ईयर 900 कूपन कोड यूज करके आपको इस प्राइस पे अर्जुन जीएस मिलेगा। 1000+ वीडियोस आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। डेली दोपहर 1 और शाम को 5 बजे क्लास होती है। 18,000 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने के हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक इसी पैकेज के साथ है। तो ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने की ईयरली ई बुक है, 200 MCQ के साथ, डेमो भी अवेलेबल है, दिसंबर महीने की मंथली बुक है। ये सारी फैसिलिटीज आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आइए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। दुलहस्ती चरण 2 जल विद्युत परियोजना कहां है, जिसे हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने अप्रूवल दिया है। दुलहस्ती 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। तो जम्मू कश्मीर में दुलहस्ती आपको देखने को मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर में। तो पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में इसको अप्रूवल दिया है। तो आप इस दुलहस्ती परियोजना को देख पा रहे हैं, तो किश्तवाड़ जिले पर है जम्मू कश्मीर में दुलहस्ती परियोजना। तो इसका फेज 2 जल विद्युत परियोजना को अप्रूवल मिला है। तो दुलहस्ती किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है। 260 मेगावाट की कैपेसिटी की इसकी क्षमता है। तो इसका मेन पर्पस क्या होगा, ये पावर जनरेशन का काम करेगी और जो आसपास के रीजन में एनर्जी चाहिए उसको यहां पे प्रोड्यूस करेगी। अब देखिए बात यहां पे जल विद्युत परियोजना की आई है, तो मैं आपको हाल ही में जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उनको भी मैं आपको समझा देता हूं। तो टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, भागीरथी नदी पर। कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में कोयना नदी पे बनाया गया है। भाखड़ा नांगल परियोजना बहुत ही फेमस है, बहुत बड़ा ग्रेविटी डैम है सतलज नदी पे हिमाचल में। नाथपा झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। सरदार सरोवर गुजरात में है, नर्मदा नदी पर है। श्री शैलम जल विद्युत परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। कावेरी नदी पर शिवाना समुद्र परियोजना है, दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। इडुक्की परियोजना केरल में है, पेरियार नदी पर, और कृष्णा नदी पर है नागार्जुना सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में किस खिलाड़ी की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई है। देखिए जनवरी महीने में सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन ही होता है, और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी आफ बू। ठीक है, आप देखें तो पहला लेटर ए आता है, ऑस्ट्रेलिया जनवरी महीने में होगा, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। तो यहां पे वीनस विलियम्स को अभी वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई है। 45 साल की वीनस विलियम अमेरिका की टेनिस प्लेयर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में इनको वाइल्ड कार्ड एंट्री का ऐलान किया गया है। 45 साल की है वीनस, इस टूर्नामेंट में भाग लेंगी और अब तक की सबसे ओल्डेस्ट महिला खिलाड़ी होंगी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। 18 जनवरी से ऑस्ट्रेलियन ओपन के मैच मेलबर्न में स्टार्ट होने जा रहे हैं। जैसे जैसे मैच होंगे, जैसे जैसे विनर्स बनेंगे, मैं आपको पूरा पढ़ाता जाऊंगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, सबसे नया ओपन है, जनवरी में खेला जाता है। बात करें तो साल का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम है। पिछले साल 2025 में जेनिक सिनर इटली के तरफ से विनर थे। मेडिसन कीज अमेरिका से विनर थी महिला एकल में। हम बात करें तो साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, विंबलडन, यूएस, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन। शुरुआत ऑस्ट्रेलियन से होती है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। फिर फ्रेंच ओपन होता है जो कि 1891 में स्टार्ट हुआ फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, क्ले कोर्ट में, मिट्टी वाले कोर्ट में। फिर होता है दोस्तों यहाँ पे विंबलडन, 1877 में स्टार्ट हुआ था, लंदन इंग्लैंड में, घास में खेला जाता है। लास्ट में होता है यूएस ओपन 1881 में, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, न्यूयॉर्क अमेरिका में ये प्लेस है। अब बात करें तो सबसे ज्यादा नोवाक जोकोविच ने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं अब तक। राफेल नडाल ने 22, रोजर फेडरर ने 20। नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्लेयर है, राफेल नडाल स्पेन के प्लेयर है, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। इन तीनों को नाम आप ध्यान में रखना। हाल ही में भगवान बुद्ध से संबंधित पीपर हवा के पवित्र अवशेषों की अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी कहां पे ऑर्गेनाइज करी गई है, कहां पे ये प्रदर्शनी यहां पे लगाई गई है? तो दोस्तों नई दिल्ली में इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देखें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आप यहां पे देख पा रहे हैं,
और यहां पर आप देखिए सांस्कृतिक परिसर है, कल्चरल प्रीमाइसेस है। तो नई दिल्ली में राय पिथौरा जगह है जहां पे सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से रिलेटेड पीपर हवा के पवित्र अवशेषों की एक इंटरनेशनल यहां पे कह सकते हैं एग्जीबिशन लगाया गया, उद्घाटन किया गया है। तो प्रदर्शनी का टाइटल है प्रकाश और कमल, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति की अवशेष। तो पहली बार 1 सदी से अधिक समय में ये जो अवशेष है देश में वापस लाए गए हैं और इसको एग्जिबिट किया गया है। तो पिपर हवा अवशेष जो है यूपी में आपको देखने को मिलेंगे। 1898 में इसकी खोज हुई थी ब्रिटिश इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेम्पे के द्वारा। तो अवशेषों का स्वरूप क्या है, यहाँ पे हड्डियों के टुकड़े मिलेंगे आपको, क्रिस्टल कास्केट मिलेगा, सोने के ज्वेलरी मिलेगा और रत्न और बलुआ पत्थर के पात्र यहाँ देखने को मिलेंगे। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जो भी यहाँ पे रेलिक्स हैं वो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं और हिस्टोरिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो औपनिवेशिक काल में अवशेष विदेश चले गए थे, 127 साल के बाद भारत वापस लाए गए। हाल ही में भोरम देव कॉरिडोर विकास परियोजना की आधारशिला कहां पे रखी गई है? तो भोरम देव कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे कबीर धाम में यूपी में इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। यूपी में कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ जगह है। तो जिला कबीर धाम है छत्तीसगढ़, जहां पे भोरम देव कॉरिडोर विकास परियोजना की आधारशिला रखी है। तो छत्तीसगढ़ के खजुराहो में भोरम देव धाम है, जो छत्तीसगढ़ से जुड़े उनको पता होगा। तो स्वदेश दर्शन 2 योजना के तहत इसको लाया गया है, केंद्र सरकार यहाँ पे बना रही है। तो 146 से 148 करोड़ रुपए यहाँ पे लागत आएगी। तो भोरम देव अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है, यहाँ पे हमें टूरिज्म को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये परियोजना आप देखें तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो कि आपको बनारस में देखने को मिलेगा, उसी लेवल पर इसे डेवलप किया गया है। तो भोरम देव मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है और अपने एंशिएंट आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। अगला है, गुजरात सरकार के अनुसार कौन सा बड़ा शहर झुग्गी मुक्त बनने जा रहा है जहां पे स्लम फ्री हो जाएगा? तो सूरत इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरत में पूरी तरीके से स्लम फ्री यहां पे शहर हो जाएगा। ये भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बनने जा रहा है। ठीक है, तो 70 से 80 लाख की आबादी है सूरत की और इतने बड़े शहर में झुग्गी मुक्त बनाने का प्रयास पहली बार हो रहा है। तो झुग्गियों का जो दायरा है घटकर 5% रह गया है। अगले 5 सालों में गुजरात में 5.5 लाख घर बनाने की योजना है और उनको वहां पे शिफ्ट भी किया जाएगा। चंडीगढ़ जो है पहले से झुग्गी मुक्त घोषित हुआ है, लेकिन उसकी जो पॉपुलेशन है वो केवल 10 लाख है। तो सूरत एक बड़े पैमाने पर झुग्गी मुक्त होगा, ऐसी बात यहां पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, ऑपरेशन मिलाप किसने चलाया है जिसके तहत 1300 से ज्यादा लापता लोगों का पता लगाया गया है? तो ऑपरेशन मिलाप दिल्ली पुलिस ने यहां पे स्टार्ट किया, जिससे 1300 लोगों को पता लगाया गया है। ठीक है, और यहां पे जो 1300 लापता लोगों में बहुत सारे जो चाइल्ड हैं, बहुत सारे एडल्ट्स हैं, उनको यहां पे प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो ऑपरेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 1300 लोगों को मिलाया गया है। आज का आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। उस्मान ख्वाजा किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने की अनाउंसमेंट कर दी है? तो ये जो है कहां के खिलाड़ी हैं दोस्तों? ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, कहां के खिलाड़ी हैं? माफ कीजिएगा, उस्मान ख्वाजा की हम बात कर रहे हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, कहां खिलाड़ी? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है उस्मान ख्वाजा, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है। तो सिडनी टेस्ट 4 जनवरी से स्टार्ट होने वाला था, तो इन्होंने अपने करियर का लास्ट इंटरनेशनल मैच खेला है। ख्वाजा ने यह बात कहा है कि वो पाकिस्तान ओरिजिन से है और मुस्लिम पहचान की वजह से उनको कई बार अलग आइडेंटिफाई किया जाता है, इसलिए वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के खेलने वाले पहले मुस्लिम क्रिकेटर थे, उसके बाद इन्होंने कुछ गलत फील किया और ये अलग हो गए। ठीक है, तो दोस्तों आपने 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। अब बारी RRR की है, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का हम इस पे रिवीजन करते हैं। हम बात करेंगे दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। एमपी में 2025 में बाल विवाह के मामलों में कितने % की गिरावट दर्ज करी गई?
तो उसमें 47% की गिरावट दर्ज करी गई। ठीक है, अब गिरावट करो, वृद्धि वृद्धि। 23वां भारत रशिया का शिखर सम्मेलन, रशिया के प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत की यात्रा पर कौन आए? तो 23वें इंडिया भारत समिट में व्लादिमीर पुतिन आए, जो रशिया के प्रेसिडेंट है। डीआरडीओ ने रॉकेट स्लेज एस्केप सिस्टम का परीक्षण कहां पर किया है? तो चंडीगढ़ पे इसका परीक्षण किया गया है। दुनिया की सबसे युवा सेल्फ मेड निर्मित महिला अरबपति कौन है? इनका नाम है लुआना लोपेस लारा। एचएसबीसी का नया प्रेसिडेंट हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इनका नाम है ब्रेंडन नेल्सन। वर्ल्ड सॉइल डे हर साल कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा किसकी सिफारिशों के आधार पर अडॉप्ट करी है? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति के अनुशंसा पर। ठीक है, ज्ञानेश कुमार को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का हाल ही में अध्यक्ष चुना गया है? तो इंटरनेशनल आइडिया का इनको अध्यक्ष चुना गया है। 2025 का फीडे वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो इसको यहां पे जीता है ज़ावोखिर सिंडारोव ने। एक फॉर्मेट पे सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो इनका नाम है वन एंड ओनली विराट कोहली। ठीक है दोस्तों, कल संडे था तो वीकली करंट अफेयर्स आपने पढ़ा। सैटरडे को जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसका हम रिवीजन करते हैं, तो और संडे को तो पूरे हफ्ते का रिवीजन करते हैं। हाल ही में किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाया है? तो बुल्गारिया 21वां ऐसा देश बन गया है जिसने यूरो करेंसी को अडॉप्ट किया है। भारतीय वायुसेना की ट्रेनिंग कमान के वायु अधिकारी कमान इन चीफ कौन बने हैं? तो इनका नाम है सितेपल्ली श्रीनिवास। जलीकट्टू 2026 की शुरुआत किस स्थान पर हुई है? जगह है थाचनकुरिची, तमिलनाडु में। क्वेपम किस स्टेट का 3rd डिस्ट्रिक्ट बना है? तो गोवा का 3rd डिस्ट्रिक्ट यहां पे बना है। गान नगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर राज्य में गान नगाई मनाया जाता है। किस देश ने विदेशी नागरिकों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए एक नया डिजिटल सिस्टम लागू किया है? तो अभी हाल ही में नेपाल ने फैसला किया है। 1 जनवरी 2026 को प्राइम मिनिस्टर मातृ वंदना योजना के कितने साल पूरे हो गए हैं? तो 9 साल इनके पूरे हो चुके हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने अपना नया लोगो शुभंकर को लॉन्च किया है? तो यह है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। ठीक है, एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने हाल ही में किस कमान का कार्यभार संभाला है? तो दक्षिण पश्चिमी वायु कमान यहां पे संभाला है। दिल्ली सरकार ने शिकायत निवारण प्रणाली किस संस्थान के सहयोग से शुरू करने का निर्णय लिया है? तो आईआईटी कानपुर के साथ साझेदारी करी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार पहली बुलेट ट्रेन कब शुरू होगी? 15 अगस्त 2027 से स्टार्ट होगी सूरत से। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की लिस्ट का आदान प्रदान किया है? तो भारत ने पाकिस्तान के साथ परमाणु सूची का आदान प्रदान किया है। लूसेंट जीके के प्रश्नों को डिस्कस करें जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आवास सारणी के 15वें समूह को जाना जाता है। एसएससी जेई का प्रश्न है 23/9/2019 का, शिफ्ट डी का। तो निकटोजन समूह कहा जाता है इसको। जो नाइट्रोजन ग्रुप होता है उसे निकटोजन कहते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल भी देखेंगे तो 15 नंबर पे नाइट्रोजन आता है तो निकटोजन ग्रुप कहते हैं। जर्मेनियम की परमाणु संख्या क्या है? जर्मेनियम जो है सेमीकंडक्टर है, इसकी परमाणु संख्या 32 है। इनमें से किस तत्व की परमाणु संख्या 11 है? एटॉमिक नंबर 11 है। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, Na से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल बच्चों के लिए अखबार पढ़ना मैंडेटरी किया है? आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको एक पिक्चर दिख रही है, आपको पहचान करना है ये पिक्चर किस व्यक्ति की है। दोस्तों मैंने फैसला किया है कि डेली आपको 10 मिनट सीरीज भी दिया जाएगा। मैंने फैसला किया है कि सुबह 5 बजे आपका डेली करंट अफेयर्स का सेशन होगा मेरे द्वारा। ठीक है, और दोपहर जो आपका अगली क्लास होगी 10 बजे होगी, वो होगी 10 मिनट सीरीज। ठीक है, 10 मिनट सीरीज होगी। फिर आपकी 1 बजे 1 PM पर आपकी जो होगी अर्जुन फाउंडेशन क्लास होगी, अर्जुन जीएस फाउंडेशन। और 5 बजे एक और होगी अर्जुन जीएस की 2 क्लासेस आपकी चलेंगी। और रात को हम यहां पे 8 PM पे एक लाइव जीके की क्लास को डेली करेंगे। ठीक है, जीके की क्लास प्रैक्टिस करेंगे लाइव डेली
तो 5 क्लासेस आपकी होंगी। तो ये 2 क्लासेस एप्लीकेशन पे होंगी और 3 क्लासेस आपकी यूट्यूब पे होंगी। ठीक है, तो आप सभी रेडी रहिएगा। और कभी अगर कोई बर्निंग मुद्दा आता है 10 मिनट का, तो 10 मिनट्स में हम शाम को भी एक क्लास ले सकते हैं। तो यूट्यूब पे आपकी क्लासेस की संख्या बढ़ रही है। आज से मैंने यहां पे फैसला किया है 5 AM पे डेली करंट अफेयर्स, 10 बजे 10 मिनट का कोई भी सेशन होगा, करंट का, स्टैटिक का, ताकि आपके हर एग्जाम में काम आए। और रात को 8 बजे हम लाइव जीके सेशन के साथ जुड़ेंगे, 10,000 क्वेश्चन लेकर के आने, उसमें प्रैक्टिस करेंगे जीके की। और 1 PM और 5 PM पे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच होगी। तो और एक क्लास आपकी और होगी 10 मिनट्स की, तो वो होगी आपकी बर्निंग इशू को लेके, वो कभी भी हो सकती है। तो ये हमारा टारगेट है। और बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो भी आपको देता रहूंगा, जिससे आपकी जानकारी बढ़ती रहे। तो ये हमारा फैसला है। आप इस पे क्या अपना सुझाव देना चाहते हैं, आपका क्या इसमें आपका इनपुट है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स पर कि आप और क्या चीज चाहते हैं, कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। दोस्तों, आप यहां पे तस्वीर देख रहे, पहचान करिए तस्वीर किस व्यक्ति की है। यहां पे हम बात करें तो 3 जनवरी के जो टॉपर्स हैं, उनकी रैंक यहां पे मैं आपको बताता हूं। राम गणेश फर्स्ट, ठीक है, मनोज गुंडुआ सेकंड, स्नेहल थर्ड, अमित सागर फोर्थ, प्रवीण 5, पम्मी कुमारी 6, हरीश, किरोड़ी, अभिनव और संदीप सिंह। आप टॉप 10 टॉपर्स हैं। देखो, जो बेस्ट करता है वही यहाँ पे टॉप बनता है। डेली हम यहाँ पे टेस्ट लेते हैं। कई बार ऐसा होगा कि आप टेस्ट देंगे तो आप टॉप हो जाएंगे, क्योंकि आप 20 लोगों में फाइट करेंगे, तो फिर वो बाद में लोग पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो जो उसमें बेस्ट होता है, इससे आप परेशान ना हो, बस आप अपना बेस्ट देते रहो, आएगा नाम आपका। यहां भी टेस्ट सीरीज पे जाना, डेली करंट अफेयर्स नाम का टेस्ट होगा, वहां से टेस्ट देना, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। जितने भी नए बच्चे, डेली हमसे 300-400 बच्चे रोज जुड़ते हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे सर कहाँ जुड़ते हैं भाई, अरे यार देखो, आज 2,49,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, और कुछ दिन पहले 2,45,000 थे, 2,46,000 थे, 47 थे, 48 थे। तो रोज हमसे बच्चा नया जुड़ता है। ठीक है, रोज हमें यहाँ पे हमारे साथ 300-400 बच्चा रोज जुड़ता है। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहां पे मिलेगी। आप किसी भी दिन की पीडीएफ पढ़िए। ई बुक्स में आप जाएंगे तो मंथली ई बुक्स, ईयरली ई बुक्स, 6 महीने की ई बुक्स और बहुत सारी स्टैटिक जीके की भी बुक्स है यहाँ पे, सभी विषयों की डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज है डेली करंट अफेयर्स की। कंप्यूटर का स्पेशल टेस्ट है, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट है, 12 महीने का मंथली टेस्ट है। आप प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे, पेड कोर्सेस हमारी टीम के कोर्सेस है, जो हमारी टीम वापस से आ रही है और आपको ये रीजनिंग, मैथ्स ये सब पढ़ाएगी। वापस हम चीजें बैकअप कर रहे हैं। तो कॉम्बो 200 कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे, जहां पे आपको 12 महीने का मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट अपडेट होता रहेगा हर महीने। जनवरी हो गया, जनवरी भी मिलेगा। और इसके अलावा आपको मिलेगा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का आपको 18,000 टॉपिक वाइज जीके के भी टेस्ट होंगे। अर्जुन जीएस फाउंडेशन में जो बैच जुड़ेगा वो यहाँ पे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिल जाएगा। 1000+ वीडियोस आपको अर्जुन जीएस में मिलेंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री के 399 पर, और 18,000 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने का हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक भी आपको मिल जाएगी। आपको प्रीमियम कोर्सेस में जाना है, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में जाना है, 1000 टॉपिक वाइज जो भी पीडीएफ पढ़ाते हैं वहां पे मिलेगी, और 2025 की हिंदी इंग्लिश मीडियम में 12 महीने की ई बुक मिलेगी। ये ईयरली ई बुक है जो कि आपकी ई बुक्स में मिलेगी, मंथली ई बुक्स है। और साथियों, आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में भी जुड़ सकते हैं। आप हमारी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, स्टैटिक जीके की बुक फ्लिपकार्ट, अमेजन पर अवेलेबल है, वहां से भी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि वो भी हमारे चैनल के इस मुहिम के साथ, इस अभियान के साथ जुड़ सके। तो मिलते हैं दोस्तों आज की टाइमिंग के साथ। सुबह 10 बजे 10 मिनट, दोपहर 1 बजे अर्जुन, शाम को 5 बजे अर्जुन, रात को 8 बजे लाइव जीके जीएस का सेशन, और कोई 10 मिनट का सेशन और भी होगा तो वो भी मैं आपकी क्लास लूंगा। तो मिलता हूं साथियों, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू एवरीवन।